नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जून 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को आवश्यक एक्शंस लेने के लिए कहे ताकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारी रैंकिंग को इम्प्रूव किया जा सके। अब इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि आप डिसाइड कीजिए, एक्सपर्ट्स का एक पैनल गठित किया जा सकता है रिकमेंडेशंस देने के लिए किस इशू पर कैसे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम हमारी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आखिरकार है क्या? देखो, कौन सा देश कितना रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, किसी भी देश में जो कानून हैं उनको प्रैक्टिकली कितना फॉलो किया जाता है, इस आधार पर रैंकिंग दी जाती है विभिन्न देशों को इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है? ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन से पैरामीटर्स के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में? 8 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला है कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर, दूसरा एब्सेंस ऑफ करप्शन, तीसरा ओपन गवर्नमेंट, चौथा फंडामेंटल राइट्स, पांचवा ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, छठा रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सातवां सिविल जस्टिस, आठवां क्रिमिनल जस्टिस। अगर हम बात करें 2020 में टॉप स्थान किसको प्राप्त हुआ है? आंसर है डेनमार्क। दूसरा नंबर नॉर्वे का, तीसरा नंबर फिनलैंड का। इंडिया की पोजीशन की बात करें, इंडिया को रैंक मिली है 69th। खास बात देखो ये है, कभी भी इंडिया इस इंडेक्स में टॉप 50 में जगह नहीं बना पाया है। देखना ये होगा अब सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद क्या फैसला लेती है, कौन से कदम हम उठाते हैं इस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल छोलुंग सुक्फा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं गार्गा चैटर्जी। उन्होंने छोलुंग सुक्फा को चाइनीज़ इन्वेडर बताया था, चाइनीज़ आक्रमणकारी। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि उस पॉलिटिकल कमेंटेटर गार्गा चैटर्जी को इस बात के लिए गिरफ्तार किया जाए। तो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। छोलुंग सुक्फा के बारे में बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं। इन्होंने देखो 13th सेंचुरी में असम में अहोम किंगडम की स्थापना की थी। अहोम किंगडम असम में लगातार 6 सेंचुरीज तक यानी 600 साल तक इन्होंने राज किया और ये मूल रूप से बर्मा के थे। बर्मा मतलब आज का म्यांमार। 13वीं सेंचुरी में अपर बर्मा से अपने 9000 फॉलोअर्स के बाद साथ ये असम की ब्रह्मपुत्र वैली में आ गए। इससे पहले इन्हें काफ़ी जगह पर भटकना पड़ा था, लेकिन कहीं पर इनको शरण नहीं मिली। आखिरकार असम में, अपर असम में चराईदेव जगह पर ये अपने फॉलोअर्स के साथ सेटल डाउन हो गए। यहीं पर इन्होंने अपना छोटा सा राज्य इस्टेब्लिश किया जो बाद में धीरे धीरे एक्सपेंड होता गया और बाद में तो देखो अहोम किंगडम जो है काफ़ी बड़ा हो गया था। खास बात देखो ये है, ये जो छोलुंग सुक्फा हैं, इन्होंने वैसे इनकी अलग से लैंग्वेज थी, इनका अलग से धर्म था, इनका अलग से कल्चर था, बट इन्होंने अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को लोकल लोगों पर इम्पोज नहीं किया, बल्कि छोलुंग सुक्फा और इनके फॉलोअर्स ने लोकल कल्चर को अपनाया, लोकल लैंग्वेज को सीखा, लोकल रिचुअल्स को अपनाया। यूं भी कहा जाता है इन्होंने ग्रेटर असम यानी बोर असम की नींव रखी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े रीजन को असम में एकजुट किया। इन्होंने कई सारी ट्राइबल कमिटीज के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, जैसे सूतियाज, मोरन्स और कचरीज। इन सभी रीजन्स के कारण छोलुंग सुक्फा की काफ़ी इज्जत है असम में। और जब पॉलिटिकल कमेंटेटर गार्गा चैटर्जी ने इस प्रकार की टिप्पणी की कि ये चाइनीज़ इन्वेडर थे, काफ़ी लोगों में गुस्सा था। असम के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया इनको गिरफ्तार किया जाए। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल योग डे 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हर साल 21 जून का जो दिन है वो इंटरनेशनल योग डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2015 में, क्योंकि 2014 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा रेजोल्यूशन में ये अडोप्ट किया गया था कि 21 जून का जो दिन है वो इंटरनेशनल योग डे के रूप में ऑब्जर्व किया जा सकता है। थीम है इस बार की योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। वैसे देखो WHO का जो ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी 2018 से 2030 है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें योग भी एक टूल है। योग की सहायता से भी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है, ऐसा WHO ने माना है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, योग को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में डाला गया है 2016 में। इंटरनेशनल योग डे जिस दिन होता है उस दिन देखो समर सोल्स्टिस भी होता है, मतलब साल का सबसे लंबा दिन। इस दिन अर्थ का जो नॉर्दर्न पोल होता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सीक्रेट बैलेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा है बैलेट की सीक्रेसी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सीक्रेट बैलेट, जिसे ऑस्ट्रेलियन बैलेट के नाम से भी जाना जाता है, ये देखो एक ऐसा मेथड है जिसमें वोटर वोट जब देता है तो वोट उसका सीक्रेट रहता है, पता नहीं लगता किसको वोटर के द्वारा वोट दिया गया है। बैलेट की सीक्रेसी इसलिए इंश्योर की जाती है ताकि इलेक्शन के बाद या फिर रेफरेंडम के बाद वोटर को डराया धमकाया ना जा सके, नुकसान ना पहुंचाया जा सके, सिर्फ इसलिए कि उसने पर्टिकुलर पर्सन को वोट दिया या फिर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया या फिर पर्टिकुलर फैसले के पक्ष में वोट दिया या फिर खिलाफ वोट दिया, अगर रेफरेंडम की बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा बैलेट्स की सीक्रेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। जस्टिस खन्ना, जिनके द्वारा ये जजमेंट लिखी गई, उन्होंने इस जजमेंट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 94 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है ये वोटर के पास विशेषाधिकार है, वो अपनी चॉइस को कॉन्फिडेंशियल रख सकता है। मतलब वोटर ने जिसको भी वोट दिया है पूरा अधिकार है वोटर को कि वो अपनी चॉइस कॉन्फिडेंशियल रखे, किसी को भी वोटर की चॉइस ना पता लग पाए। वैसे देखो यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? टोटलाइजर मशीन्स। देखो अभी होता क्या है, कुछ बूथ्स पर लिमिटेड वोट्स होते हैं, 100 वोट्स, 200 वोट्स, और पूरे बूथ का रिजल्ट एक तरफा आ जाता है काफ़ी बार। जैसे बूथ है, बूथ नंबर 56, गांव का या फिर शहर का या फिर किसी पर्टिकुलर जगह का, तो जब रिजल्ट आता है और दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है तो वो देखता है कि इस बूथ के लोगों ने मेरे खिलाफ वोट दिया था, तो उस बूथ के लोगों से बदला लेने की कोशिश की जाती है विनिंग कैंडिडेट के द्वारा कई सारे तरीकों से। जैसे पानी की सप्लाई बंद कर दी, बिजली बार बार काट दी। तो टोटलाइजर मशीन क्या करेगी, कई सारे बूथ्स के रिजल्ट को कंबाइन करेगी। बूथ नंबर 55 का रिजल्ट, 56 का रिजल्ट, 57 का रिजल्ट, 58 का रिजल्ट, सबके रिजल्ट्स कंबाइन हो जाएंगे। पता ही नहीं लगेगा कि किस बूथ से किसको कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि कई सारे बूथ्स का जो रिजल्ट है वो कंबाइन आएगा। तो पर्टिकुलर बूथ के लोगों की जो हरासमेंट है वो नहीं होगी। ये काम है टोटलाइजर का। अभी आया नहीं है, बात चलती है कि टोटलाइजर मशीन्स का इस्तेमाल होना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें यह कहा गया है ये जो योजना लॉन्च की गई थी ना 2014 में, ये अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाई है। मतलब जिस सोच के साथ इस स्कीम को चलाया गया था वो सोच सफल नहीं साबित हो सकी है, वो एम नहीं अचीव हो पाए हैं। ये देखो विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। था क्या इस स्कीम में था ये कि हर एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 से पहले
3 गांव को अडोप्ट करेगा और ये इंश्योर करेगा उन गांव में सोशियो इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। उसी प्रकार से 2024 तक टोटल 8 जो विलेजेस हैं वो एक एमपीज के द्वारा अडोप्ट किए जाएंगे और ये इंश्योर किया जाएगा उन 8 के 8 विलेजेस में सोशो इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों और वो विलेजेस आसपास के विलेजेस के लिए एक मॉडल का काम करें। एक क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी देखो ये जरूर पूछ सकती है कि क्या इस स्कीम का मकसद सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है? नहीं, इस स्कीम का मकसद ये था कि एमपी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे उस गांव में जिसको उनके द्वारा अडोप्ट किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट मतलब सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, हर तरह की डेवलपमेंट। एमपीज विलेज डेवलपमेंट प्लान बनवाएंगे और ज़रूरी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी मोबिलाइज करेंगे। कंपनी से बात करेंगे कि भैया आप अपने CSR का जो पैसा है वो हमारे गांव में लगा सकते हो। अगर फिर भी कुछ पैसों की कमी रह जाती है तो एमपीज अपने एमपीलाइड फंड का इस्तेमाल करेंगे। इस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन किसके पास है? ग्राम पंचायत के पास। ग्राम पंचायत बेसिक यूनिट है डेवलपमेंट की इस स्कीम में। लोकसभा का जो एमपी है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी विलेज को चुन सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। हाँ, इतना जरूर है कि वो अपना खुद का विलेज नहीं चुन सकते या फिर अपने इन-लॉज का गांव भी नहीं चुन सकते, ये एक्सेप्शन है। और राज्यसभा का एमपी जिस स्टेट से वो इलेक्ट हुए हैं उस स्टेट का कोई भी गांव का चुनाव कर सकते हैं। और एक्सेप्शन ये तो है ही, खुद का गांव और इन-लॉज का गांव। उसके बाद जो नॉमिनेटेड एमपी हैं वो पूरे देश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गांव का चुनाव कर सकते हैं रूरल एरियाज में। अब गांव है तो गांव तो रूरल एरियाज में ही होगा ना। अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। पहली स्टेटमेंट बताइए सही है या गलत है। पहली स्टेटमेंट गलत है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पब्लिश किया जाता है जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। यहाँ पर देखो, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, ना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट, छोलुंग सुखफा, ये 13th सेंचुरी के रूलर हैं जिन्होंने अहोम किंगडम को फाउंड किया असम में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इस बार की इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम है योगा फॉर पीस, योगा एट होम। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो, आमतौर पे यूपीएससी थीम के बारे में जब क्वेश्चन पूछती है ना, कोई बड़ी थीम होनी चाहिए। जैसे 2014 में यूपीएससी ने पूछा था कि 12th 5 ईयर प्लान की क्या थीम है, ये यूपीएससी ने पूछा था। एक बार बजट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। तो इस प्रकार से योग डे या फिर किसी दूसरे डे के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। अगर प्रीवियस ट्रेंड देखें तो संभावना कम है, लेकिन जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और योग जो है इसको सरकार काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देती है। तो थीम योगा फॉर पीस, योगा एट होम नहीं है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है। ये देखो, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं 2024 तक टोटल 8 विलेजेस के सोशो इकोनॉमिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो, एमपीज रिस्पॉन्सिबल हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।